नमस्कार विद्यार्थियों, हम बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का टॉपिक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पहले हमने उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद में हम उसकी जो प्रॉपर गुण हैं किस तरह से उनमें परिवर्तन आता रहता है उसके बारे में अध्ययन कर दिया। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण हैं उसके बारे में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके बाद में परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया था। इस प्रकार संक्रमण श्रेणी की परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याओं में परिवर्तन आता रहता है। नंबर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आयनन विभव होता है। तो आयनन विभव किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अथवा आयनन विभव उस ऊर्जा को कहते हैं जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो, वह आयनन विभव कहलाता है। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण से बंधा हुआ होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी होती जाती है। आकार के कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, जिससे नाभिक से उन्हें दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। NS कक्षकों की तुलना में N-1D कक्षकों की ऊर्जा का मान उच्च होता है। अतः ऑफो के नियम के अनुसार N-1D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन NS कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जब इनका आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम NS कक्षक में से ही निकलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान पर्याप्त उच्च होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के जो आयनन विभव के मान है वो इस प्रकार दे रखे सारणी में, जैसे प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव के मान दे रखे हैं। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मध्य होते हैं, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनके आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। तो एक सारणी है, तो उसमें हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के कैल्शियम व पी ब्लॉक के गैलियम दोनों से ही इनके आयनन का मान अधिक होता है डी ब्लॉकों के। स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर इनके मान क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनन विभव के मानों में वृद्धि हो रही है। लेकिन साथ ही भीतर के 3D कक्षकों के परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जिससे इनके मानों में विशेष अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे आयनन का मान अर्थात एक धनावेशित आयन से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी क्रमशः स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर बढ़ता जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम व मैग्नीज दोनों से अधिक होता है। इसी प्रकार कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान निकल व जिंक दोनों से ज़्यादा है। इन दोनों अपवादों का कारण समान है, आधे भरे हुए एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं एक धनावेशित क्रोमियम का विन्यास 3D5 होता है, अर्थात 3D कक्षक अर्धपूरित है। इसी प्रकार कॉपर के एक धनावेशित आयन का विन्यास 3D10 होता है, अर्थात 3D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चूँकि दोनों स्थितियाँ अत्यंत स्थायी है, अतः इनमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। यही कारण है कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान अपवाद स्वरूप अधिक होते हैं। अब हम इसकी क्रियाशीलता के बारे में बताएंगे कि आयनन विभव का मान क्रियाशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। किसी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयनन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतना ही आसानी से
इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। और जो धातु इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकती है वह अत्यंत विद्युत धनी, प्रबल अपचायक एवं अत्यधिक क्रियाशील होती है। संक्रमण धातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, जो क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के अनुरूप है। फिर भी इनकी क्रियाशीलता में अंतर है, क्योंकि क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि इनके आयन विभव के मान बहुत कम होते हैं। और आयन विभव के कम इस कारण है कि इनके NS1 तथा NS2 विन्यास के भीतर उत्कृष्ट बेस विन्यास होता है, जिससे ये आसानी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन संक्रमण धातुओं में ऐसा नहीं होता है। संक्रमण धातुओं का आयनन विभव का मान काफ़ी उच्च होता है, और संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के उच्च मान के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकती है। इस कारण से ये कम क्रियाशील, कम धन विद्युती एवं दुर्बल अपचायक का गुण होता है। तो ये हमारा आयनन विभव का प्रॉपर्टी होगी, गुण हो गए संक्रमण तत्वों के। और संक्रमण तत्वों की अगला गुण है रेडॉक्स विभव, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। तो यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए और दूसरे भाग में 298 K पर किसी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों भागों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 मानते हैं, अतः दोनों अर्ध सेलों में क्रिया होती है। एक में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, एक में अपचयन की अभिक्रिया होती है। दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने के बाद पूर्ण अभिक्रिया हो जाती है। सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अर्थात धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। और यदि सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हुआ तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम E0 के द्वारा डिनोटेड करते हैं, को सदैव मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु आयन के अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव अथवा रेडॉक्स विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धातुएं अपचायक प्रकृति की है। लेकिन मानक अपचयन विभव के धनात्मक मान धातु की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान, जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो इनके मानक अपचयन के भाग ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते हैं। केवल कॉपर के जो मानक अपचयन विभव का मान होता है वो धनात्मक होता है। तो जैसे CO कोबाल्ट होता है CO+3/CO, Cu+/Cu और Cu+2/Cu युग्मों के लिए E0 होता है, जो मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है, अर्थात कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए। लेकिन मानक अपचयन विभव के मान लेकिन संक्रमण तत्वों के मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती है। क्यों? इसके निम्न 2 कारण है। नंबर 1 तो है अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की एक परत सी चढ़ी रहती है जो धातुओं को रक्षित किए हुए रहती है, प्रोटेक्ट। नंबर 2, इनके आयनन विभव तथा बाष्पीकरण ऊष्मा के मान उच्च होते हैं और इनके आयनों के जलयोजन ऊष्मा का मान निम्न होता है। इस कारण से संक्रमण धातुएं के मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होने के बाद भी ये क्रियाशील नहीं होती है।